अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक 7.2 पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स यानी मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स नेचर में पॉलीसैकेराइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। पॉलीसैकेराइड्स को ग्लाइकन्स भी बोला जाता है। पॉलीसैकेराइड्स को जनरली क्लासिफाई किया जाता है इनटू होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें एक ही तरह के मोनोसैकेराइड यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस डेवलप करके पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। So homopolysaccharides may serve as storage form and they may serve as structural elements. Storage form में examples हैं starch और glycogen की, और structural elements में chitin और cellulose, plant cell walls और animal exoskeleton में अहम किरदार अदा करते हैं। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो दो मुख्तलिफ तरह के मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर में तमाम किंगडम्स के एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर में अहम किरदार अदा करता है। बैक्टीरिया के जो सेल एनवेलप्स होते हैं और एनिमल्स में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, उन सब में हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। Polysaccharides, depending upon the degree of branching, could be termed as unbranched polysaccharides or branched polysaccharides. अगर एक ही तरह के मोनोसैकेराइड यूनिट्स पाए जाते हैं तो देन दे आर homopolysaccharides. अगर दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ तरह के मोनोसैकेराइड यूनिट्स पाए जाते हैं देन दे आर टर्म्ड एज heteropolysaccharides. So polysaccharides के हवाले से कहा जाता है कि they do not have definite molecular weights while polypeptides have definite molecular weights. असल में इनमें डिफरेंस क्या होता है? पोलीपेप्टाइड्स बेसिकली जब बनते हैं तो एक एमआरएनए आता है, न्यूक्लिक एसिड से डीएनए से एक एमआरएनए आता है जिसकी एक डेफिनेट सीक्वेंस और लेंथ होती है। उस पर एंजाइम्स एक्ट करते हैं और एग्जैक्टली एक डेफिनेट लेंथ की पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो मोनोसैकेराइड्स की पॉलीमराइजेशन करते हैं और पॉलीसैकेराइड्स की जनरेशन करते हैं। लेकिन पॉलीसैकेराइड्स में कोई स्टॉप कोडॉन नहीं होता, कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं होता जहाँ पे पॉलीसैकेराइड बनना बंद हो जाए। सो पॉलीसैकेराइड्स की डेफिनेट मोलेकुलर वेट्स नहीं होते और वो वेरी करते हैं साइजेस में। दे हैव वेरिंग लेंथ्स एज वेल। होमोपॉलीसैकेराइड्स आज हम डिस्कस करेंगे, और होमोपॉलीसैकेराइड्स में कुछ ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं दैट सर्व एज स्टोरेज फॉर्म्स ऑफ फ्यूल्स, एनर्जी फ्यूल्स। सो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्च को। दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल्स दैट इज प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सेल इंट्रासेलुलरली स्टार्च ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। स्टार्च ग्रेन्यूल्स में ये एक दूसरे पॉलीमर्स ग्लूकोज पॉलीमर्स क्लस्टर टुगेदर करते हैं, ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट्स हैं ये ज्यादातर ट्यूबर्स और सीड्स वगैरह में पाए जाते हैं जहां पर प्लांट स्टार्च को स्टोर करते हैं, और ये ह्यूमन डाइट का भी बहुत अहम हिस्सा है। फॉर एग्जांपल वीट, राइस, कॉर्न एंड पोटैटोज एक्सेट्रा। सो स्टार्च जो है वो दो तरह के ग्लूकोज पॉलीमर्स पर मुश्तमिल होती है। नंबर वन दैट इज एमाइलोज एंड नंबर टू एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो जो लीनियर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और एमाइलोपेक्टिन ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं। सो हम एमाइलोज का स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें किस तरह की लिंकेज पाई जाती है। एमाइलोज स्ट्रक्चर में बेसिकली जो मोनोमर यूज होता है इट इज अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर। ठीक है, और अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर्स 50 से 5000 अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर्स जब अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू लिंक्ड होते हैं तो वो एमाइलोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट इज एन अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर एंड इट हैज अ नॉन रिड्यूसिंग एंड वो होता है जिसमें एनोमेरिक कार्बन, कार्बन नंबर 1 और एनोमेरिक कार्बन जो कार्बोनिल वो कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप था, एक लीनियर स्ट्रक्चर में जो कार्बोनिल ग्रुप था, ऐसी कार्बन जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व होती है तो उसे नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। एंड द अदर एंड दैट इज टर्म्ड एज रिड्यूसिंग एंड, वो ऐसा होता है जिसमें एनोमेरिक कार्बन जो कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है। इट इज नॉट लिंक्ड और इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इट इज नॉट बाउंड, इट इज फ्री। सो ये जो कार्बन है ये लीनियर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है और बीटा फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो इस तरह के हाइड्रोक्सिल बॉन्ड के स्ट्रक्चर को वीवी बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एमाइलोज स्टार्च का 20 से 25% बनाते हैं। एमाइलोज 50 से 5000 ग्लूकोज यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं, प्लस ये कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। एमाइलोज के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। यहाँ पर दो यूनिट्स के कॉम्बिनेशन को शो किया गया है, जिसमें अल्फा 1 to 4 ग्लूकोज रिपीट यूनिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और हम ऑब्जर्व करते हैं कि कार्बन नंबर 1 और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है उस पे जहाँ जिस डाइहेड्रल एंगल को हम कंसिडर करते हैं दैट इज फाई, और ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 4 के दरमियान जो बॉन्ड है और उधर जो हम डाइहेड्रल एंगल कंसिडर करते हैं उसे साई बोलते हैं। सो डाइहेड्रल एंगल्स हमें ये बताते हैं कि स्ट्रक्चर्स किन कन्फर्मेशंस में ज्यादा स्टेबल होते हैं। जिस तरह पॉलीपेप्टाइड्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं और उनमें डिफरेंट किस्म की इंटरेक्शंस होती हैं जो उसे स्टेबलाइज करते हैं, इस तरह पॉलीसैकेराइड्स में भी कई मुख्तलिफ तरह की इंटरेक्शंस हो सकती हैं।
अगर इनमें जो सबसे मेन इंटरेक्शन है वो हाइड्रॉक्सिल बॉन्ड्स के पाए जाने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट प्रोवाइड्स द मेन स्टेबिलिटी फैक्टर टुवर्ड्स द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। सेकंड इंटरेक्शंस इनमें वैन डर वाल्स फोर्सेस हो सकती हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है ये। और थर्ड होती हैं अगर हमारे पास ग्लूकोज यूनिट्स में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर या सब्स्टिट्यूएंट्स पाए जाएँ जो चार्ज्ड हों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस भी पाई जा सकती हैं। सो पॉलीसैकेराइड्स के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स गेट स्टेबलाइज्ड बाय ऑल दीस काइंड ऑफ फोर्सेस, और इसमें सबसे अहम फोर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो हम ये स्टडी करते हैं कि इन दोनों ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर्स में जो कि रिजिड हैं और जिनके साथ बल्की ग्रुप्स अटैच हैं, ये रोटेट कर सकती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अक्रॉस। इन बॉन्ड्स के अक्रॉस ये रोटेट कर सकती हैं और कई तरह की कन्फर्मेशंस में एग्जिस्ट कर सकती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्फर्मेशनल एनालिसिस में हम पढ़ चुके हैं कि कुछ कन्फर्मेशंस स्टेबल होती हैं और कुछ कन्फर्मेशंस अनस्टेबल होती हैं। लाइक हमने पढ़ रखा है कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस या गॉसिक जो कन्फर्मेशंस होती हैं, दे आर मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस। सो यहाँ पर भी ये 2 स्ट्रक्चर्स जो हैं एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पर जब पाए जाते हैं तो ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह इनके चेन के अंदर, मतलब इनकी जो चेन होती है अनब्रांच चेन, चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी इन्हें स्टेबिलिटी मिलती है। इसलिए ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, और हर एक अल्फा हेलिक्स में हर एक टर्न में कम से कम 6 ग्लूकोज यूनिट्स जो है वो रिपीट होते हैं। फर्दर हम देखेंगे इसके दूसरे सब स्टार्च के दूसरे सब यूनिट को, दैट इज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन बिल्कुल एमाइलोज की तरह होता है, इसमें भी 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है, लेकिन इसमें इट इज हाईली ब्रांच, और ब्रांच कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 ऑफ अनदर मोनोसेकेराइड के दरमियान जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डेवलप होती है तो इसे हम अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये ब्रांच पॉइंट कहते हैं। एमाइलोपेक्टिन अप टू मिलियंस ऑफ ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है। एमाइलोपेक्टिन 80 to 85% बाय मास ऑफ स्टार्च बनाता है। एमाइलोपेक्टिन हाईली ब्रांच और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें नॉन रिड्यूसिंग एंड्स होते हैं ब्रांच पॉइंट पर भी। दिस इज आल्सो अ नॉन रिड्यूसिंग एंड, क्योंकि हाइड्रॉक्सिल बॉन्ड जो है एनोमेरिक कार्बन का, इट इज इन्वॉल्वड इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और एक हमारे पास रिड्यूसिंग एंड होता है। ठीक है? इसके स्ट्रक्चर को मजीद हम विजुअलाइज करेंगे थ्रू दीज रेड एंड ब्लू लाइंस। ब्लू लाइंस में एमाइलोज का स्ट्रक्चर शो किया गया है, दैट इज लीनियर अनब्रांच, और एमाइलोपेक्टिन को रेड लाइंस में शो किया गया है, जिसमें उसकी ब्रांचिंग वगैरह शो की गई है कि किस तरह इट इज ब्रांच्ड। दिस इज अ सिंगल चेन, और इसकी इतनी ज्यादा ब्रांचेस जो है वो आगे मूव करेंगे। इसके ये सारे एंड्स जो है नॉन रिड्यूसिंग एंड्स हैं, क्योंकि इनमें जो टर्मिनल ग्लूकोज यूनिट है उसका एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है? हर पॉइंट पर ये नॉन रिड्यूसिंग एंड्स के तौर पे एक्ट करेंगे, और इसका ये जो एंड है यहाँ पर जो एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ पर जो टर्मिनल ग्लूकोज है उसका एनोमेरिक कार्बन का जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, इट इज नॉट इन्वॉल्वड इन बिल्डिंग एनी काइंड ऑफ लिंक, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है, सो इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन के साथ अल्फा हेलिक्स बना सकता है, एमाइलोपेक्टिन अपने मॉलिक्यूल्स के अमंग भी अल्फा हेलिक्स क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये अल्फा हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स एज वेल। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन एंड ओवरऑल स्टार्च जो है आयोडीन के साथ जब हम ट्रीट कराते हैं तो ब्लू कलर, ब्लू पर्पल वायलेट कलर देता है। ये इसका एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं कि एमाइलोज एक अल्फा हेलिक्स फॉर्म इख्तियार किए हुए है, और एमाइलोपेक्टिन अल्फा हेलिक्स फॉर्म के साथ-साथ ब्रांच पॉइंट्स भी हैं, इसमें कई ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स को। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये माइक्रोग्राफ शो किया गया है एक हेपेटोसाइट्स का, लिवर की सेल का, क्योंकि जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर की जाती है एनिमल्स में। एनिमल्स में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और ये ज्यादातर लिवर और स्केलेटल मसल्स में स्टोर किया जाता है। ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं बेसिकली कई ग्लूकोज यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं, ये भी अल्फा 1 to 4 और अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस से मिलकर बनते हैं। ग्लाइकोजन और माइलोपेक्टिन में फर्क ये है कि ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग कम होती है। जिसका अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि एमाइलोपेक्टिन में हर 25 से 30 रेज़िड्यूज़ के बाद एक ब्रांच पॉइंट आता है, और ग्लाइकोजन में हर 8 से 12 रेज़िड्यूज़ के बाद एक ब्रांच पॉइंट आता है। सो देयर इज़ एक्सटेंसिव ब्रांचिंग इन ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, दे आल्सो एक्सिस्ट इन अल्फा हेलिकल फॉर्म, और मोर कॉम्पैक्ट स्टेट में ये एक्सिस्ट करते हैं। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो कि हेपेटोसाइट्स में यहाँ पर दिखाए गए हैं, बेसिकली ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स क्लस्टर टुगेदर, जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्लस्टर टुगेदर करते हैं और लार्जर ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जो है एक स्मॉल ग्रेन्यूल बनाता है, और वो स्मॉल ग्रेन्यूल 20 से 40 स्मॉल ग्रेन्यूल कंबाइन करके एक लार्जर ग्रेन्यूल बनाते हैं। उस लार्जर ग्रेन्यूल के अंदर ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम्स भी होते हैं, और ग्लाइकोजन को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स भी होते हैं। So degradation of glycogen molecules take place through two enzymes, एक glycogen phosphorylase कहलाता है और दूसरा glycogen debranching enzyme। सो ये जो जब भी ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन होती है टू यूज इट एज अ फ्यूल या ग्लूकोज यूनिट्स, जब हमने ग्लाइकोजन से ऑब्टेन करने होते हैं तो नॉन रिड्यूसिंग एंड्स पर एंजाइम्स एक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में ग्लूकोज यूनिट्स ऑब्टेन होते हैं।
और उन ग्लूकोज यूनिट्स को फिर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेसेस का हिस्सा बनाया जाता है। अब एक और क्वेश्चन अराइज़ होता है कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर क्यों नहीं किया जाता? लाइक मोनोमेरिक फॉर्म में क्यों नहीं स्टोर किया जाता? ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्यों स्टोर किया जाता है? सो अगर हम हेपेटोसाइट्स में कैलकुलेट किया गया है कि ग्लाइकोजन हेपेटोसाइट्स में इतनी स्टोर होती है, जितनी अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अगर उसमें स्टोर होते, तो दैट वुड हैव मेड 4.4 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। सो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ग्लाइकोजन इतना स्टोर होता है जितना 1.4 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज स्टोर होता है। अगर हम ग्लूकोज मोनोमेरिक फॉर्म में स्टोर करते तो ऑस्मोलैरिटी ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर सेल्स का बढ़ जाता। osmotic pressure, osmolarity are such kind of properties that are colligative properties। और colligative properties इस तरह की properties होती हैं जो number of solute particle पे depend करती हैं। जितने ज़्यादा number of solute particle होते हैं उतनी ज़्यादा colligative property होती है, that is osmolarity और osmotic pressure। ठीक है, अगर हमारे पास एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है जो कि 1000 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है, तो वो एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल काउंट करेगा। अगर 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पड़े हैं उसी के साथ, तो वो 1000 मॉलिक्यूल्स काउंट करेंगे। सो जो एक तरफ एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है और एक तरफ 1000 ग्लूकोज के यूनिट्स हैं, ठीक है? दे वुड बी काउंटेड एज़ 1000 मॉलिक्यूल्स। और जितने ज़्यादा सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा सेल का। जितना ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, उतना वो कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट को कंसंट्रेटेड बना देगा। जब सेल का एनवायरनमेंट कंसंट्रेटेड होगा, तो बाहर से आउटसाइड से वाटर जो है सेल की तरफ मूव करेगा और सेल स्वेल कर जाएगा। इट कैन रप्चर, सेल रप्चर भी कर सकता है। इस वजह से हम ग्लूकोज को मोनोमेरिक फॉर्म में स्टोर नहीं करते, बल्कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है ये कम ऑस्मोलैरिटी काज़ करता है और इसकी ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू 0.01 0.01 माइक्रोमोलर है। ठीक है? नेक्स्ट, अगर ग्लूकोज की फॉर्म में लाइक अगर हम मोनोमेरिक फॉर्म में इसे स्टोर करते हैं सेल्स में, तो इसकी कंसंट्रेशन सेल्स में ज़्यादा होती, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती, तो फिर सेल्स अपटेक ऑफ ग्लूकोज ना कर पाते, इसलिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट वी विल बी स्टडीइंग इज डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन बैक्टीरियल और यीस्ट की पॉलीसैकेराइड है। डेक्स्ट्रॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी पॉलीसैकेराइड है जिसमें डी ग्लूकोज यूनिट्स ही कंबाइंड होते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, इनमें कई तरह की लिंकेजेस हो सकती हैं। 1 टू 6 लिंकेज भी हो सकती है, 1 टू 3 लिंकेज होती है इन तमाम मॉलिक्यूल्स में, 1 टू 2, 1 टू 4 लिंकेजेस भी हो सकती हैं। सो कई डिफरेंट पॉइंट्स पर इसमें लिंकेजेस डेवलप कर सकती हैं, और इन डिफरेंट टाइप्स की लिंकेजेस की वजह से ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनाता है। डेक्स्ट्रॉन डेंटल प्लेक में पाया जाता है। डेक्स्ट्रॉन डेंटल प्लेक में पाया जाता है। सो व्हाट इज डेंटल प्लेक? हमारे ह्यूमन माउथ के अंदर कुछ इस तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट, जो कि शुगर्स लाइक सुक्रोज पे एक्ट करते हैं और फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बनाते हैं, और उन ग्लूकोज यूनिट्स को आपस में कंबाइन करके डेक्स्ट्रॉन बनाते हैं। उनमें कई तरह के लिंकेजेस डेवलप करके, लाइक अल्फा 1 टू 3 लिंकेज, अल्फा 1 टू 6 लिंकेज, 1 टू 4, 1 टू 2 टाइप लिंकेजेस क्रिएट करके डेक्स्ट्रॉन बना देते हैं। सो डेंटल प्लेक कंसिस्ट करता है डेक्स्ट्रॉन पर, इस तरह के पॉलीग्लूकोज यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। सो डेक्स्ट्रॉन जो है, इसमें डेक्सट्रॉन को कमर्शियली जो है सेफाडेक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। सेफाडेक्स एक इस तरह का सब्सटेंस है जो साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। सो व्हाट इज़ साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी? ये इस तरह की क्रोमैटोग्राफी होती है जिसमें वेरिंग साइज़ के वेरिंग साइज़ के प्रोटीन्स को सेपरेट आउट किया जाता है। जब हम कॉलम में सेफाडेक्स, डेक्सट्रॉन या सेफाडेक्स को प्लेस कर सकते हैं, सेफाडेक्स जो है इसका कमर्शियल नेम है, जब उसे हम प्लेस करते हैं कॉलम के अंदर और फिर डिफरेंट लेंथ्स की पॉलीपेप्टाइड्स को उसके अंदर प्लेस करते हैं, तो जो लार्जर पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो पहले फ़िल्टर आउट हो जाती हैं, पहले हम निकाल लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और जो स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो हम लेटर ऑन रिमूव करते हैं या सेपरेट आउट करते हैं। सो इस तरह फ्रैक्शनेशन होती है पॉलीपेप्टाइड्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर चेन लेंथ और ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस, इसलिए इसे साइज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं, वो क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी में हम ये कह रहे हैं कि पहले बड़ी साइज की पॉलीपेप्टाइड्स ऑब्टेन होती हैं एंड देन लेटर ऑन स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स ऑब्टेन होती हैं। सो हाउ कैन वी इमेजिन, हाउ कैन वी विजुअलाइज कि स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स ऊपर रह जाती हैं और बड़ी पॉलीपेप्टाइड जो है वो नीचे आ जाती हैं। सो बेसिकली जो सेफाडेक्स और डेक्स्ट्रॉन का स्ट्रक्चर होता है ये क्रॉस लिंक्ड होता है। इसमें कई छोटे-छोटे साइज के पोर्स और कैविटीज बनी हुई होती हैं। जो छोटी पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं वो इन पोर्स और कैविटीज में एंटर हो जाती हैं और स्लोली ट्रैवल करती हैं, और जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं वो इन कैविटीज और पोर से बाहर मूव करती हैं और आसानी से और जल्दी ट्रैवल करके आसानी से पहले रिमूव हो जाती हैं, पहले सेपरेट आउट हो जाती हैं, और जो स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो बाद में सेपरेट आउट होती हैं।